हाय बच्चे, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 25 को और बहुत सारे प्रश्न इसमें है इस सेट में। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर है, यहाँ देखिए। वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में के परिवर्तन द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो भाई वायुमंडलीय दाब अगर परिवर्तित ठीक है होगा भी तो भी आपका तापमान परिवर्तित होगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल बदल जाएगी। आर्द्रता परिवर्तित होगा तो ध्वनि की चाल बदल जाएगी। वायु की संरचना भी परिवर्तित होगी तो ध्वनि की चाल बदल जाएगी। लेकिन वायुमंडलीय दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, ध्वनि की चाल निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस किस चीज पर। पहले इसको देख लेते हैं। निर्भर करती है तो ये निर्भर करती है सबसे पहले तापमान पर। किस पर निर्भर करेगी? तापमान पर। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। फिर आपको आर्द्रता पर, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक है, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। कौन सा? वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विरामावस्था से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ये विराम से गिर रहा है वस्तु तो आपको पता है कि पहले सेकंड में Sn बराबर क्या हो जाता है u प्लस हाफ GT² होता है। तो ये क्या करिए u प्लस G/2 इंटू 2n माइनस 1। तो बच्चे ये देखिए G/2 इंटू पहला सेकेंड तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो G/2 हो गया। अब ठीक है, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी तो S2, ये पहले S1 निकालिए। अब देखिए S2 निकालिए तो क्या हो जाएगा? विराम से गिर रहा है तो बच्चे G/2 इंटू 2 इंटू ठीक है 2, आप माइनस क्या कर देंगे? 1 कर दीजिए, यानी 3 ठीक है 4 में से 1 चला गया 3 G/2 हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, यहीं पर S3 निकालिए। S3 बराबर क्या हो जाएगा? तो S3 बराबर हो जाएगा बच्चे ठीक है आपको G/2 इंटू ठीक है 2 इंटू ठीक है 2 इंटू आपको 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 घटा दीजिए 5 G/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? S1 S2 S3 का अनुपात निकालते हैं। S1 अनुपात S2 अनुपात S3 तो क्या हो जाएगा? तो G/2 उसके बाद हो जाएगा अनुपात 3 G/2 अनुपात ठीक है 5 G/2। तो बच्चे ये सबको काट दीजिए, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाएगा। 1 अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कहाँ पर है? 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो बच्चे विरामावस्था से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगा? तो ये गड़बड़ दिया हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात, इसको 5 कर दीजिए। 1 अनुपात 3 अनुपात 5 तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए कैसे मैंने बनाया, आपको ध्यान में रखना है बस एक ही फॉर्मूला। क्या रखना है ध्यान में? SNth बराबर क्या होता है? u प्लस G/2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस G/2 इंटू 2n माइनस 1। इस फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक पिंड द्रव में तैर रहा है। पिंड एवं द्रव दोनों के घनत्व समान है। यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो बच्चे पिंड को जैसे ही दबा के छोड़ेंगे, चूंकि घनत्व बराबर है तो पिंड को जैसे दबा के छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो ये पिंड को दबा के छोड़े तो चूंकि घनत्व बराबर है दोनों का, द्रव और वस्तु का घनत्व बराबर है, तो उसी स्थान पर पूर्ववत स्थिति में तुरंत लौट आएगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। याद रखना है इसको। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि द्रव और वस्तु का घनत्व समान हो तो क्या होगा? ठीक है, वस्तु को दबा के छोड़ने पर क्या होगा? हो जाएगा वह पूर्ववत स्थिति में तुरंत लौट आएगा। अगर ऊपर से दाब लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ववत स्थिति में लौट जाएगा। ये केवल उसी केस में होगा जब उसका घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। अगर घनत्व डिफरेंट होता तो वो तली में चला जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं? तो बच्चे ठीक है, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब ध्रुवित हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवन हो सकता है। चुंबकीय तरंग का ध्रुवन, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन हो सकता है। याद रखना है, का ध्रुवन होता है या हो सकता है, ध्रुवन होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन तरंग ले लीजिए? एक्स किरण ठीक है, और लाइट वेव से ले लीजिए, एक्स रेज ले लीजिए, लाइट वेव से ले लीजिए ठीक है, और आपको रेडियो तरंग ले लीजिए। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवन होगा। ध्रुवन का क्या अर्थ होता है कि आपको दो भागों में टूट जाना, धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाना, लेकिन आपको
ठीक है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होगा। ध्रुवण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मेलस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बाद में ब्रीवेस्टर नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है और यहाँ आयतन न्यूनतम होगा। जब 0 से, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो आयतन का मान घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएंगे तो आयतन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है, 0 से 4 तक आयतन घटेगा, 4 से ऊपर बढ़ने पर क्या होगा? आयतन का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप का परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो बच्चे सेल्सियस स्केल, जब भी सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो सेल्सियस स्केल क्या होता है? तो ये होता है, आपको पता है कि 0 केल्विन सेल्सियस स्केल में परम शून्य ताप, ये केल्विन स्केल में होगा, लेकिन सेल्सियस स्केल में -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोनों हम बता दिए हैं आपको, कौन कौन? तो आपका डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी बता दिए हैं। तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप कहते हैं। यहाँ सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, गैस की आणविक गति भी शून्य हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा नंबर होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो परिणामी ताप निकालिए। तो बच्चे आसान प्रश्न है, यहां देखिए परिणामी ताप निकालना है, मास ऑफ आइस, ठीक है, ये माइनस थीटा आई बटा 2, ये बर्फ के लिए है। बर्फ यदि मिलाएंगे किसमें? तो आपको जल में मिलाएंगे तो कैलोरीमेट्री के अनुसार, ठीक है, इसके द्वारा ग्रहण किया गया उष्मा आपको जल द्वारा ग्रहण किए गए उष्मा के बराबर होता है, प्लस 80, क्योंकि 80 कैलोरी पर ग्राम उष्मा देंगे तभी ये किसमें बदलेगा? तो जल में बदलेगा। और यहाँ टेम्परेचर, मिश्रण का तापमान T ले लिए, बराबर। अब देखिए ये मास ऑफ वाटर हो गया, जल का, ठीक है, द्रव्यमान, और यहाँ देखिए थीटा, ठीक है, थीटा W वाटर का, माइनस कर दीजिए किसको? तो T को, यानी मिश्रण का तापमान बाहर निकल करके उस साइड जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1 किलोग्राम बर्फ बोल रहा है तो 1 किलोग्राम ले लीजिए, ठीक है, गुना आपको ये 0/2, तो -0/2 प्लस 80 प्लस क्या हो गया? T, और ये भी है 1 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चे? तो 10 डिग्री सेल्सियस, -T कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 तो खत्म ही हो गया, 80 + T बराबर हो जाएगा 10 - T। इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 2T बराबर हो गया कितना? तो 80 - 10 यानी माइनस, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो T का वैल्यू आएगा माइनस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, कहने का अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस से कम। देखिए कैसे मैंने बनाया है आपको, तो एकदम ध्यान रखना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, एक कृष्ण पिंड का तापमान इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाता है, तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या होगी? देखिए, ठीक है, आपको स्टीफन्स के सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित विकिरण प्रति सेकेंड यह होगा तापमान के चतुर्थाघात का समानुपाती होता है। और देखिए ई, ठीक है, ई और ये तापमान को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया है बच्चे। तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1T/2 का पावर 4। तो ये हो जाएगा T बटे क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू T/16 हो जाएगा, T4/16। तो E का 16वां भाग हो जाएगा। E का टेम्परेचर जो एनर्जी जो पहले था उसका 1/16वां भाग हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1/16वां भाग, यानी 1/16, ठीक है, 1/16 हो जाएगा इसका मान। विकिरण की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा 1/16 हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपका, एक वह तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है। तो बच्चे धातु विद्युत का संचालन करता है। धातु क्या करेगा? विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, धातु विद्युत का संचालन करता है। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संचालन करता है, ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें
क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में। लेकिन आपको, ठीक है, धातु विद्युत का संचालन नहीं करता है। पोटेशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, लेकिन सल्फर अधातु है, इसीलिए यह विद्युत का संचालन नहीं करेगा। याद रखना है कि धातु जो है विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पोटेशियम में क्षार धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मुक्त। एल्युमिनियम यह जो है 13वें वर्ग का धातु है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाएंगे। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाते हैं। तो बच्चे ध्यान में रखना है, सल्फर में नहीं पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन मुक्त, इसीलिए यह आपको क्या होगा, यह जो है विद्युत का संचालन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, सबसे सक्रिय धातु जो है बच्चे ध्यान में रखिए पोटेशियम है, के, उसके बाद सोडियम, उसके बाद के नाक का मग, अल जन, ठीक है, अल जन, फे पब, ठीक है, एच कू, ठीक है, हज अज औ। तो देखिए बच्चे अज औ, ठीक है, ये देखिए सबसे अक्रियाशील धातु सोना है, तो सोना में रख सकते हैं, ठीक है, किसको, कॉपर सल्फेट को, या ठीक है आपको जो सिल्वर में रख सकते हैं, सिल्वर के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन लेड, फेरस, जिंक ये सब बर्तन में नहीं रख सकते क्योंकि ये, ठीक है, अपने ही अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को ठीक है डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर मुक्त कर देगा। इसीलिए हम लोग किस में रखेंगे, या तो सिल्वर में या सोने के बर्तन में रखा जाएगा। यहाँ देखिए एल्युमिनियम में नहीं रखेंगे, क्रियाशील धातु है, फेरस कॉपर से क्रियाशील है, जिंक भी कॉपर से क्रियाशील है। ये देखिए कॉपर से सब ऊपर ही धातु है, इसीलिए इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि यह कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर सल्फेट से खुद ब खुद अभिक्रिया कर लेगा। तो किसमें रखेंगे, या तो सोना में रखिए या चांदी के बर्तन में रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। सोडियम सुसिनेट को, ठीक है, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त गैस कौन होगा। तो बच्चे सोडियम सुसिनेट को जब हम, ठीक है, सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो इथेन गैस प्राप्त होगा। याद रखिएगा क्या प्राप्त होगा, इथेन गैस प्राप्त होगा। सोडियम सुसिनेट C2H5COONA, इसको हम सोडा लाइम से गर्म कर रहे हैं बच्चे, NaOH सोडा लाइम बोला जाता है। देखिए क्या बनेगा, तो C2H6 इथेन बन गया और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, ये इथेन गैस का निर्माण होगा। तो सोडियम सुसिनेट को जब हम, ठीक है, आपको सोडियम सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं तो इथेन गैस प्राप्त होगा। मीथेन गैस, ठीक है, सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम से गर्म करेंगे तो मीथेन गैस प्राप्त होगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। एसिटिलीन, ये देखिए एसिटिलीन बहुत प्रभावशाली गैस होता है, इसका उपयोग जो है हम लोग, ठीक है, वेल्डिंग में करते हैं और कृत्रिम रूप से फल पकाने में भी करते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया द्वारा एसिटिलीन गैस का निर्माण किया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक सर्वोत्तम अपचायक कौन होता है बच्चे, एक सर्वोत्तम अपचायक कौन होगा। तो सबसे प्रबल, ठीक है, अपचायक कौन होता है बच्चे, तो यहाँ देखिए क्लोरीन होता है क्योंकि इसका विद्युत, ठीक है, विद्युत बंधुत्व सर्वाधिक होता है, विद्युत बंधुत्व सर्वाधिक होता है, इसीलिए यह प्रभावशाली अपचायक है, सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा, इसीलिए यह क्या होगा, आपको सर्वोत्तम अपचायक होता है। फ्लोरीन जो है यह, इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो बच्चे K2Cr2O7 लिख लेते हैं, K2Cr2O7। अब देखिए Cr का निकालना है, मान लेते हैं x है, पोटेशियम का +1 गुना 2 प्लस Cr का 2 गुना x, ठीक है, -2 गुना 7 बराबर क्या हुआ, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 2x, ठीक है, -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 12/2 यानी क्या होगा 6 +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्या किया मैंने, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है क्योंकि यह क्षार धातु है, तो +1 किया गुना 2, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या x होता है, मान लेते हैं x, तो 2 × x, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 7, तो 2x - 12 बराबर 0, तो x का हो गया कितना वैल्यू, +6 हो जाएगा। तो पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चे, तो +6 होती है। देखिए कितना आसान है बनाना। याद रखना है, किसी यौगिक मूलक या आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो बच्चे सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग झाग
उत्प्लावन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। और चुंबकीय विधि यह जनरली जो है, ठीक है, याद रखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। हाइड्रोलिक धावन विधि, तो बहुत सारे अयस्कों में यदि क्या बोलते हैं आपको कंकड़ पत्थर या मिट्टी के कण आ जाते हैं तो उसको हाइड्रोलिक विधि, हाइड्रोलिक धोवन विधि द्वारा हम लोग साफ करते हैं। तो याद रखना है, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों को की शुद्धिकरण की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एड्रीनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है। तो एड्रीनलिन आप अभी तुरंत, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा में मैं क्या करूंगा, बोलूंगा मार दूंगा, पीट दूंगा, फाड़ दूंगा। तो कहने का क्या अर्थ है, तो मेरे शरीर में आपको एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहलाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहलाएगा। और यह रक्तदाब का नियंत्रण करता है। किसका? रक्तदाब का नियंत्रण करेगा। शर्करा का उपापचय करने के लिए आपको पता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, उपयोगी होता है। यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मूत्र की मात्रा, तो मूत्र की मात्रा जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, वो नियंत्रित करता है। एडीएच इसको नियंत्रित करेगा। किसको? मूत्र की मात्रा को। आपको पता होगा कि मूत्र में अधिकतम मात्रा में यूरिया होता है। जल के बाद क्या होगा? यूरिया की मात्रा होगी, जो ठीक है मूत्रालय में, ठीक है, अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकलता है, जो एक प्रॉब्लम है बच्चे, दुर्गंध फैलाने का कार्य करता है। याद देखिए, सर रोनाल्ड रोज ने क्या खोजा था? तो मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है, ये खोजा था। किसने? सर, ठीक है, रोनाल्ड रोज ने मलेरिया का परागमन खोजा था। आपको पता होगा कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ या मादा एनोफिलिस मच्छरों से फैलता है बच्चे, मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। देखिए, पेचिस रोग अमीबियासिस या परजीवी अमीबा के कारण होता है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, कैंसर, ठीक है, उनको जीन के कारण होता है। ये जनरली इसमें विकिरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिवर फ्लूक का मध्यस्थ पोषक कौन होता है? तो घोंघा होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया की दवा कौन होती है? तो क्लोरोक्विन होती है। और क्लोरोक्विन कहाँ से प्राप्त होता है? बोलते हैं क्विनिन होता है। क्विनिन कहाँ से प्राप्त होता है? क्विनिन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। देखिए बच्चे, क्या होगा अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन में? क्या होता है कि जो किसी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखता है। यानी अर्धसूत्रण विभाजन में, ठीक है, आपको डॉटर सेल और, ठीक है, आपका जो डॉटर सेल और मदर सेल का जो, ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या होगी वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर होता है। यहाँ पर क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो क्या होगा? आपको एक समान होता है। मेढक के नेत्र गोलक का कॉर्वाइड, आपको पता होगा कि मेढक के नेत्र में एक क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। और यह एक क्या है? वर्णक है। क्या है? वर्णक है, जो दूर से देखने पर चमकदार दिखाई देता है। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है। और ये टेपिडम, ठीक है, टेपिडम लूसिडम होता है। टेपिडम लूसिडम नामक वर्णक होता है। टेपिडम लूसिडम नामक वर्णक होता है, जो, ठीक है, रात्रि में प्रकाश पड़ने पर यह चमकदार दिखाई देगा। ये एक प्रकार का पिगमेंट है, पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए, विटामिन डी की कमी से 2 रोग होता है। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में आपको ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, तो विटामिन डी होगा। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। प्रोटीन कुपोषण की वजह से 2 रोग होता है, क्वासियोरकर और मरासमस होता है। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण से क्या होगा कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी और आपका शरीर, ठीक है, उतना अच्छा सुनियोजित नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लास्टोपोर पाया जाता है, तो गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर पाया जाता है। बच्चे, गैस्ट्रुला में क्या पाया जाएगा? ब्लास्टोपोर पाया जाएगा। ध्यान में रखना है कि ये, ठीक है, गैस्ट्रुला क्या होता है बच्चे? तो गैस्ट्रुला जो होता है ये मुख्य रूप से ध्यान में रखिए कि गैस्ट्रुला ब्लास्टोपोर में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ब्लास्टोपोर में पाया जाता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि ब्लास्टोपोर जो होता है निषेचित मतलब फर्टिलाइज्ड एग में होता है। और यह प्रथम युग्मनज बीजोन्भिद की प्रथम शाखा है। क्या है? प्रथम इकाई है। तो कहाँ पाया जाएगा ब्लास्टोपोर? तो ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला में पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से युग्मनज का एक अंग होता है। युग्मनज मतलब क्या हुआ? तो आपको ये हो गया ओभा का एक मुख्य अंग है, या कह दीजिए या जायगोट का मुख्य अंग है। जायगोट में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? यकृत भोजन को याद रखिए ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर संचित रखता है। यकृत जो है, यकृत से पित्तरस स्रावित होता है और ये क्या करेगा कि भोजन के
पितरस स्रावित होता है, भोजन के ठीक पायसीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, वसा का पायसीकरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ग्लाइकोजेन होता है। ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और अंडा का जो उजला भाग होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान में रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है? एटीपी ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है बच्चे, याद रखिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए, संयुक्त नलिका कार कुपिका ग्रंथियां है। तो संयुक्त नलिका कार कुपिका ग्रंथियां कहां पाई जाती है बच्चे? तो ये पाया जाता है मेढक की त्वचक ग्रंथियां होती है। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आता है। किस वर्ग में आएगा? एम्फीबिया वर्ग में आता है। इस वर्ग में के प्राणी स्थल और जीव दोनों पर रहते हैं। तो कहां पर होगा? तो संयुक्त नलिका कार कुपिया ग्रंथि यह स्तनियों में, स्तनियों मतलब स्तनधारी में, ठीक है, स्तनियों में यानी स्तनधारियों में क्या होता है? त्वचक ग्रंथियां होती है, त्वचक ग्रंथियां होती है, त्वक ग्रंथियां नहीं। तो यह क्या होगा? ये स्तनियों में, स्तनियों मतलब ठीक है, आपको ये देखिए मेढक की त्वक ग्रंथियां, त्वचक ग्रंथियां होती हैं, त्वचक ग्रंथियां, त्वचक होगा, त्वचक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मेढक में त्वचक ग्रंथियां होती है। और ये क्या होगा? आपको पता है कि मेढक में क्या होता है? त्वचक ग्रंथि में ये क्या काम करेगा? तो मेढक जो होता है वो एम्फीबियंस है और इसके त्वचा में एक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और ये सांस भी इससे ले सकता है। मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है, इसमें 3 ठीक है हृदय के में कोष्ठक होते हैं और ये 3 प्रकार से सांस ले सकता है। आपको त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा और गिल के माध्यम से भी ले सकता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बच्चे प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता होगा प्रत्येक जीवों का शरीर किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी जीव हो उसमें निश्चित रूप से ये प्रोटीन होगा ही होगा। मंड ये देखिए ऊर्जा प्रदान करता है। पर्णहरित ये ठीक है आपको हरित लवक है, ये जनरली जो है किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाएगा, हरित पौधों में पाया जाता है। उसके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है। हेमोग्लोबिन यह क्या करता है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रक्त में ऑक्सीजन वहन में भी मदद करता है, ऑक्सीजन के वहन में सहायता करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच एक कड़ी है वह कौन है? तो ये ऑर्क्योपेट्रिक्स है। क्या बच्चे? ये ऑर्क्योपेट्रिक्स है, याद रखिएगा ऑर्क्योपेट्रिक्स है। चमगादड़ स्तनधारी है। कंगारू ये देखिए ये भी स्तनधारी है लेकिन ठीक है ये मेटाथीरिया है। क्या है बच्चे? मेटाथीरिया है, याद रखिएगा। ये पूर्ण रूप से ठीक है बच्चों को जन्म नहीं देता है, या बच्चों को जो जन्म देता है वो बाहर में एक थैले में रखता है, ठीक है, जिसको मार्सुपल्स कहा जाता है। और एकेडिना जो है ये क्या करेगा बच्चे? तो ये भी एक स्तनधारी है लेकिन ये क्या है? तो ये एकेडिना जो है ये अंडा देने वाली स्तनधारी है। कौन सी स्तनधारी है? अंडा देने वाली स्तनधारी है, याद रखना है। एकेडिना प्राणी जो सरीसृप तथा किसके बीच बोल रहा है? तो यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है ठीक है आंसर में। ये देखिए प्राणी जो सरीसृप तथा, मैं सोच रहा था सरीसृप तथा पक्षी के बीच कड़ी कौन होगा? तब ये ऑर्क्योपेट्रिक्स होता है। सरीसृप तथा स्तनी मतलब स्तनधारी के बीच तब ये एकेडिना होगा। एकेडिना एकमात्र स्तनधारी है जो अंडा देता है। क्या देगा? अंडा देता है और ये कड़ी का काम करता है। किसके बीच? तो सरीसृप और स्तनियों के बीच। जबकि ऑर्क्योपेट्रिक्स जो है सरीसृप और किसके बीच? तो पक्षियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है ऑर्क्योपेट्रिक्स। और चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। आंसर मारिएगा ए नंबर। कौन सा? ए नंबर इसका आंसर होगा। जबकि कंगारू जो है मेटाथीरिया ग्रुप में आता है और मैंने जैसे बताया मार्सुपल्स ये बाहर इसका ठीक है एक थैली रखता है जिसमें बच्चों को मैच्योर्ड करने के लिए यह रखेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्तनधारियों में 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन? प्रोटीथीरिया ठीक है, प्रोटीथीरिया मेटाथीरिया ठीक है, प्रोटीथीरिया मेटाथीरिया यूथेरिया, प्रोटीथीरिया मेटाथीरिया यूथेरिया। और एकेडिना जो है वह सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्क्योपेट्रिक्स मैंने आपको बताया कि यह जो ऑर्क्योपेट्रिक्स है यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच एक कड़ी का कार्य करेगा। तो ये बच्चे ध्यान में रखना है। चलिए ये आपका आज का सेट समाप्त हो गया। बच्चे खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। एनटीपीसी में आपके सफलता की कामना तो है ही है, साथ में आप CBT 2 में एक अच्छे स्कोर के साथ सफल हों, आपकी जॉब सुनिश्चित हो। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।